जी, तो आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 4 अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियों को समझना। इसके अंदर हम बेसिकली कानून के बारे में पढ़ते हैं। 3 तरह के की लर्निंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला है व्हाट डज़ द लॉ रिक्वायर्ड यू टू डू, कानून क्या कहता है कि आप क्या करना है आपने। व्हाट डज़ द लॉ वर्क, कानून कैसे काम करता है। एंड व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की पार्ट्स क्या हैं। इस मॉड्यूल को बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहला है व्हाट डज़ द लॉ रिक्वायर्ड यू टू डू, कानून क्या कहता है आपने क्या करना है। अब वो आपको बताता है कि एज अ मैनेजर यू नो यू हैव हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट व्हाट इज़ देयर टू गाइड यू। एज अ मैनेजर आप जानते हैं कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के ज़िम्मेदार हैं, जिम्मेदारियाँ आप पे हैं, लेकिन आपको कौन गाइड करेगा। अब वो आपको बताता है कि द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज विद इन विच कंपनीज मस्ट ऑपरेट, कानून हर कंपनी के लिए एक बाउंड्री तय कर देता है कि उस लिमिट्स के अंदर किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी का काम किया जाएगा। अब लॉ बता रहा है आपको द लॉ अटेम्प्ट्स टू बी फेयर बाय रिक्वायरिंग यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क, कानून के मुताबिक जिम्मेदार हैं आप किस चीज़ के, रीज़नेबल फोर्सिबल रिस्क के, उसे असेस करने की, उसे ढूंढ के उसे रिड्यूस करने की। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसकी जवाबदेह भी आप नहीं होना है। रीज़नेबल फोर्सिबल रिस्क किसे कहा जाता है, जिसकी वजूहात वाक़तन मौजूद हो, जैसे जो ईज़िली नज़र आए आपको। जैसे एक दरवाजे के सामने आपके एक वायर है, कोई भी आ सकता है, उसका पाँव लग के वो गिर सकता है। अब ये क्या है, रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क है। तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ, कानून के मुताबिक फिर बता रहा है आगे कानून को कि एम्प्लॉयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज दे कैन सक्सेसफुली आर्ग्यू एट नॉट रीजनेबल फोर्सिबल। अगर एक रिस्क की एक हादसा हो जाए तो उसकी वजूहात मौजूद ना हो या वो रीज़नेबल फोर्सिबल रिस्क ना हो तो उसका ज़िम्मेदार एक एम्प्लॉयर नहीं होता। ठीक है, अब 3 तरह के देयर आर 3 सिंपल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ रिस्क इज़ रीज़नेबल फोर्सिबल। 3 तरह के टेस्ट हैं कि ये रीज़नेबल फोर्सिबल रिस्क है या नहीं। सबसे पहले है कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि अगर एक शख्स सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, सीढ़ी टूट फूट का शिकार है, बहुत बुरी हालत में, तो एक कॉमन नॉलेज है कि यहाँ से जो भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा वो गिर जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर क्या केमिकल्स के क्या ख़तरात हो सकते हैं, इंडस्ट्री में मशीनें हैं, उन मशीनों के क्या ख़तरात हो सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको एक रीज़नेबल फोर्सिबल रिस्क जो रिस्क हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे एक्सपर्ट नॉलेज है। एक्सपर्ट नॉलेज में अगर कोई केमिकल्स के तजर्बे कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, अब वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें उसे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या मुझे उसके बाद ख़तरात हो सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपर्ट नॉलेज। अब वो आपको बताता है कि एज अ मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू असेस रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क एंड रिड्यूस रिस्क सो फार एज इट इज़ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। एज अ मैनेजर आपका काम बनता है कि आपने जितने भी रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क हैं उन्हें असेस करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, और जैसा कि आपने मॉड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था कि उसे फिर रिड्यूस करना है प्रैक्टिकली। अब वो आपको बताता है कि कानून कैसे काम करता है, हाउ डज द लॉ वर्क। एक इदारा, उस इदारे में अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पे अमल नहीं हुआ और हादसा हो गया और जानी नुकसान हो गया तो सबसे पहले एक इदारा को कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है। इदारा जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है तब तक इदारा क्लोज रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है कि यूके के लॉ के मुताबिक अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का इदारा में कुछ भी गलत होता है और उसकी वजह से नुकसान हो जाए, या हेल्थ एंड सेफ्टी पे अमल ना करने की वजह से अगर नुकसान हो जाए, इदारे में अमल ना किया गया हो सेफ्टी पे और नुकसान हो जाए, तो क्रिमिनल लॉ के तहत उस इदारे की के खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है, और उसे कहा जाता है क्रिमिनल लॉ।
ठीक है। क्रिमिनल लॉ किसे कहते हैं? क्रिमिनल लॉ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। क्रिमिनल लॉ बेसिकली उस लॉ को कहा जाता है जिसकी सज़ाएं हम पार्लियामेंट के अंदर मंजूर हुई होती हैं और ये इदारों के ऊपर अमल दरामद होता है कि एक इदारे ने हेल्थ एंड सेफ्टी पे अमल नहीं किया और उसकी वजह से क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ। अब यहाँ मुख्तलिफ कानून के नाम बता रहा है। सबसे पहला हमारा कानून है जो यूके पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, इसे कहा जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974, हसवा इसे कहा जाता है। इसी तरह वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद कवानीन भी लाए गए, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999, ठीक है, ये कानून है। इसके बाद द वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशन 1992, फिर इसी तरह ये आगे कवानीन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। अब वो आपको बताता है दीज स्टेट्स आर पुट इन प्लेस बाय पार्लियामेंट इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप एक्सीडेंट्स एंड इंजरी बिफोर दे हैपन। अब वो आपको बताता है कि स्टेट या पार्लियामेंट ने ये कानून साजी जो की है वो इसलिए की है कि एक हादसा होने से पहले ही हादसात को रोका जा सके, एक इंजरी होने से पहले, जानी नुकसानात से पहले ही हादसात को रोकने के लिए कानून साजी की गई है। In criminal law, the state must prove its case beyond reasonable doubt. State must prove करता है कि ये जो केस है ये reasonable doubt है, जिसे साबित करना, प्रूफ करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अब लाइकली आउटकम्स ऑफ अ क्रिमिनल केस कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इम्प्रिजमेंट, फाइन्स और रिमिजुअल ऑर्डर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है कि कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है, इस तरह के कोई भी ऑर्डर्स कोर्ट की तरफ से हो सकते हैं। अब आते हैं सिविल लॉ। अब एक एम्प्लॉयर कहता है कि मेरा जो नुकसान हुआ या जो मैं ज़िंदगी भर के लिए माजूर हुआ, तो मेरी जिम्मेदारी या मेरा ख्याल रखना एक इदारे की जिम्मेदारी थी और उस इदारे ने ख्याल नहीं रखा और उसकी गफलत की वजह से मेरा इस साथ ये हुआ, तो वो अब केस करेगा इदारे के ऊपर या किसी दूसरे एम्प्लॉयर पे अगर करता है कि उसकी गलती की वजह से हुआ, तो वो केस चलता है सिविल लॉ के अंदर, ठीक है। पीपल इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अदर्स और अ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म। अब वो आपको बताता है कि लोग जो इंजर्ड हुए, ठीक है, उसके अंदर देखा जाता है कि क्या जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया गया और उस वाकई जिनकी ड्यूटी थी केयर करने की, उन्होंने केयर नहीं की, ठीक है, और इस वजह से उसके नुकसान का कंपनसेशन उसे दिया जाए। टू बी सक्सेसफुल claimant must show that the defendant owed the claimant a duty of care। अब वो इसमें साबित करता है, दिखाता है कि जो ड्यूटी ऑफ केयर है उसके ऊपर, या साबित करता है कि जो मेरा ख्याल रखना था वो इस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी, दूसरे शख्स की या इदारे की। फिर द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रीच, कि जिम्मेदारी का जो ख्याल रखना था उसे तोड़ा गया है। फिर द इंजरी वाज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, कि जो मुझे इंजरी हुई वो देखभाल रखने की जिम्मेदारी इस एम्प्लॉयर की और इस इदारे की थी, जिसकी वजह से कानून के मुताबिक इन्होंने कानून शिकनी की है। If the employee played a part in the injury, the claim may be reduced due to contributory negligence। अगर ये पता चलता है कि एम्प्लॉय खुद भी जिम्मेदार है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो जाता है। लेकिन हाउएवर इफ अदर एम्प्लॉयज कॉज द इंजरी, द एम्प्लॉयर मे स्टिल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विकेरियस लाइबिलिटी। अगर दूसरा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है या इदारा रिस्पॉन्सिबल है तो वो इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। इन सिविल लॉ के अंदर द क्लाइमेंट मस्ट प्रूव इट केस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लाइमेंट ये चीज़ प्रूव करता है कि क्या क्या मुमकिनात थे और इसे बराबरी की सतह पे देखा जाता है।
A decision made by a judge is a precedent, which means that the verdict of this case will apply to similar future cases. और जो जज है वो इसी तरह के किसी पुराने केस को